हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधांशु पांडे, AIR 56 इन गेट EC ब्रांच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। तो आज हमारे साथ हैं गेट ऑल इंडिया रैंक 56 सुधांशु पांडे। हेलो सुधांशु। हेलो सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द स्टेज टू शेयर एंड एक्सप्रेस माय थॉट्स। सुधांशु, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 56, वो भी EC में? तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर। घर वालों से, फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और मैं भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको गेट के लिए कैसे मोटिवेशन मिला? सर एक्चुअली ये बात है, जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो इनिशियली वहाँ पे कोडिंग का बहुत ज़्यादा माहौल था और फिर धीरे धीरे मैंने भी कोडिंग से ही स्टार्ट किया। लेकिन एक लिमिट के बाद सेकेंड ईयर में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में ही कुछ अच्छा करना चाहिए। सो फिर मैंने कोर में इलेक्ट्रॉनिक्स में ही वहाँ पे उसमें जाने का सोचा और वहाँ से फिर मैंने कंटेंट पहले यूट्यूब पे ही कंटेंट फॉलो किए टीचर्स के, और फिर उन्हीं टीचर्स को फॉलो करके फिर मैंने अपना EC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ओके, ये प्रिपरेशन आपने सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से? ये सर इनिशियली मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद फिर मैंने सेकेंड ईयर में ही अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ 4th सेमेस्टर मैंने कोडिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ओके, मतलब ठीक है, मतलब ये आपने मतलब थर्ड ईयर में भी दिया होगा गेट? ये सर मैंने गेट थर्ड ईयर में आपकी कितनी रैंक थी? सर थर्ड ईयर में मेरी टू बी एग्जैक्ट 1033 1000 अप्रॉक्स रैंक थी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज गोइंग में है और थर्ड ईयर में है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं फाइनल ईयर में जाके गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ या पास आउट होके ही करूँ। तो आप देखिए थर्ड ईयर में इन्होंने दिया और इनकी रैंक अराउंड 1033 थी और इम्प्रूव किया इन्होंने फोर्थ ईयर में आके और 56 रैंक लेकर आए। तो ये सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जर्नी में अगर हम बात करें तो आपकी जो प्रिपरेशन वो ऑफलाइन रही है, ऑनलाइन रही है? सर मेरी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही रही है। ओके, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में जब आपने ये पढ़ाई करी तो ऑनलाइन की क्या एडवांटेज दिखेगी? जब हम तैयारी करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है आज के टाइम में बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन करूँ, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन की क्या एडवांटेज हैं। तो ये क्या आपको लगा कि इसमें? सर हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में कंटेंट इतना ज़्यादा है इंडस्ट्री में कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि आप कहाँ पे जाएं। जैसे आपके पास डिफरेंट कोचिंग्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो आप कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे? तो मुझे लगता है उसको बच्चे को ये करना चाहिए, जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं, सपोज़ आपके पास यूट्यूब है तो वहाँ पे जाइए, आप टीचर्स को फॉलो करिए, ऐसे टीचर्स जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जिनसे आप रेजोनाइट करते हैं, उन टीचर्स को फॉलो करिए। तो पहली चीज़ तो आप कंटेंट सिलेक्शन कर लीजिए। दूसरी चीज़, एक बार आपने किसी टीचर को सेलेक्ट कर लिया, सपोज़ आपने X टीचर को सेलेक्ट किया या Y टीचर को सेलेक्ट किया, तो आप अगर X टीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप प्रॉपर सिर्फ उसी को ब्लाइंडली फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आपका कलेक्टिव माइंडसेट होना चाहिए कि आप बार बार पहले थोड़ा सा X टीचर से पढ़ा, फिर Y टीचर से, फिर ऐसे, तो वहाँ पे आप सारा कुछ मैसअप कर लेंगे। तो किसी एक टीचर को फॉलो करिए। कोई भी टीचर ऑनलाइन में है तो वो सारे ही टीचर्स लविंग हैं और सारे ही टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। आप किसी एक टीचर को फॉलो करिए, लेकिन ब्लाइंडली उन्हीं को फॉलो करिए और कहीं नहीं जाइए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि सही बात है, स्टूडेंट ऑनलाइन में जाना तो चाहता है बट वो जब यूट्यूब पे पहुंचता है तो उसे बहुत सारी फैकल्टीज़ दिखती हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं किसको फॉलो करूं। तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रोसीजर बताया है कि किसी एक, आप यूट्यूब पे जाइए, सब फैकल्टीज़ के लेक्चर्स देखिए, क्योंकि हर फैकल्टी आती है अपने आप को वहाँ बहुत अच्छा बेस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि यार किसको मेरे को अपना मेंटर बनाना है और थ्रू आउट अपनी जो जर्नी है उसमें वो उसको फॉलो कर सकता है। और मैंने भी देखा है, जैसे मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं देखता हूँ कि हम लोग जो शुरुआत में पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम वहाँ पे छोड़ते नहीं, क्योंकि ऑफलाइन जैसा नहीं होता। क्योंकि देखो ऑफलाइन में एक प्रॉब्लम है कि फैकल्टी आता है, वो पूरा अपना लेक्चर लेता है, खत्म, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अपने हिसाब से रिवीजन करता रहता है टेस्ट सीरीज। मगर ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है, हम लोग थ्रू आउट द ईयर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, लेक्चर खत्म हो गया, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, कुछ टाइम के बाद रिवीजन क्लासेस होती हैं, कुछ टाइम के बाद मैराथन होता है, ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट पूरे साल भर कनेक्टेड है, उसका रिवीजन भी, क्योंकि आप भी जानते हो कि गेट में जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। सब्जेक्ट खत्म होता है, अगला सब्जेक्ट करने जाता है, उसके बाद पहला वाला सब्जेक्ट पूरा भूल चुका होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है बड़े सिलेबस में। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा सर। जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, तो ऑनलाइन में इशू ये है कि जब तक आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है
तब तक आप ऑनलाइन में कभी बेहतर नहीं कर पाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने चीज़ रखी हुई है, लेकिन आपको ही मेहनत करके उसे डाइजेस्ट करना, उसे खुद से लेना है। तो ऑनलाइन में ऐसा होता है कि सर जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ कि ठीक है पढ़े हुए हैं और देख लिया लेक्चर और नींद आ रही है उसी में, तो नींद में ही लेक्चर चल रहा है। ऑफलाइन में ये इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके साथ ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि ठीक है अगर आप ऑनलाइन में इतना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो आप दैट मीन्स आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको इंड्यूस्ड मोटिवेशन चाहिए कि आप आसपास के लोग को पढ़ता हुआ देखें तब आप पढ़ेंगे। तो आप लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप आजकल तो लाइब्रेरी भी काफ़ी फेमस है, तो ऑनलाइन आप कोर्स लीजिए। और अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप किसी भी प्लेस पर रह के अच्छा कर सकते हैं। इन केस आपको इंड्यूस्ड मोटिवेशन चाहिए तो आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ऑनलाइन को पढ़ने का ये तरीका भी बता रहे हैं कि भाई क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ ऑनलाइन में आती है और उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिसिप्लिन वाली बात है ये मैं ऑफलाइन में भी बोलता हूँ। क्या होता है कि ऑनलाइन में तो मैं मान रहा हूँ कि डिसिप्लिन चाहिए, मगर ऑफलाइन में भी क्लास तक पहुँचने का डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो डिसिप्लिन तो हर जगह चाहिए ही, मगर ये है कि और दूसरा ऑनलाइन में आप देखा हो कि एक और एडवांटेज हमें मिलता है, जैसे अपनी अभी बात भी हो रही थी कि जैसे आप बता रहे थे कि आज के टाइम में ऑनलाइन के थ्रू हर जगह कंटेंट पहुंच गया है। पहले ये होता था कि स्टूडेंट को कोई बड़े शहर में ही एक अच्छा फैकल्टी आपको मिलेगा, वहाँ तक जाना पड़ता था, मगर ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। कोई अगर छोटे से गांव में भी है, कहीं पे भी है, तो वहाँ पे भी जाके वो उसको कर सकता है अच्छी तरीके से, अच्छे कंटेंट आपको मिल सकता है। ऑब्वियसली सर, ये चीज़ तो मैं भी एडमिट करता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया सर, और इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती थी वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जा रही, जस्ट बिकॉज क्योंकि जिन बच्चों के पास जो भी जैसे विलेज एरिया से बिलोंग कर रहे, जहाँ पे नहीं था उनके पास रिसोर्सेज, वो नहीं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते थे, उनके पास पे उनके घर पे उनके डोर स्टेप पे ही ऑनलाइन की वजह से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वहाँ से एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हुई। अच्छा, आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल मानते हैं? सर ये ऐसा बोला ही जाता है कि द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द एक्चुअल वॉर। तो यही चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज़ के बिना तो आप ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप कभी भी गेट क्रैक ही कर पाएँ। तो टेस्ट सीरीज़ का तो ऐसा होता है कि आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप पसीना बहा सकते हैं प्रैक्टिस में, आप उतना करिए। वहाँ एक्चुअल गेट में आप उतना ही फ़ायदा होगा। आप इस बार का भी गेट देखेंगे सर, तो इस बार फैकल्टीज़ कह रही थी कि गेट आसान था। लोगों के मुंह से दो चीज़ें सुनने को मिली कि पेपर तो आसान था पर मेरा गलत हो गया, जस्ट बिकॉज कि पेपर आसान होने की वजह से सिली मिस्टेक्स लोगों में बहुत हुई। और सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करने का सबसे सिंपल और सबसे क्लियर जो फंडा है वो टेस्ट सीरीज़ है। आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करते रहते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं और जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है वो आपका ठीक होता रहता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जैसे आपने थर्ड ईयर में दिया होगा तो 1033 आपकी रैंक थी, तो कहीं आप डीमोटिवेट भी होंगे कि डीमोटिवेट होके कि यार मैं अगली बार तैयारी करूँ नहीं करूँ, क्योंकि अभी भी इस साल भी ऐसा हुआ होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रैंक 1000, 2000, 3000 या क्वालिफाइड नहीं होंगे और उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, तो उनके लिए क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? सर ये चीज़ तो आपको भी पता है सर, लाइफ है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया, सपोज़ जैसे मैंने ही सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया, थर्ड ईयर मेरी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, अगर मैं वहीं पे क्विट कर देता तो मैं फाइनल ईयर में इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब आपने अपना 100% एफर्ट्स दिए हैं, और ठीक है रिजल्ट आना नहीं आना वो चीज़ आप भगवान पे छोड़ दीजिए कि ठीक है वो नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना 100% एफर्ट दीजिए और बीच में कभी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं। आप ये सर गेट ही नहीं, पूरी लाइफ में ही है कि आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो आप उस पर लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो बिल्कुल चांस नहीं है कि आपका कुछ भी हो। और मेरे ख्याल से आपने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ भी, तो वो टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ ने आपको कितना हेल्प किया है इस जर्नी? सर टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ तो मैं बोलूँगा इट वाज ऑसम सर। उसमें भी ऐसा था कि जब मैंने क्लासेस करी उसके बाद नोट्स वगैरह बना लिए, ठीक है वो हर बच्चा कर लेता है कि ठीक है आपने क्लासेस कर लिया, आपने पढ़ लिया सारी चीज़ें, पर जो एक्चुअल वर्क है वो आपका माइंड मेकअप तभी होता है जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह करते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो
तो टेक्स्ट बुक के साथ इतना ये है कि उनका जो टेस्ट सीरीज़ का स्ट्रक्चर है उसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक साथ दे रखे हैं। आप इलेक्ट्रिकल का उठा के देख लीजिए, सारा 2011 से आई थिंक वहाँ से लेकर के 2022 2023 तक है। आईएन का भी सेम केस में और ईसी का भी सेम केस में। तो मेरे पास ऐसा था कि जब मैंने पहले ही बताया आपको कि मैंने पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो पहले प्रिपरेशन का एज होता ही है। तो यहाँ जब फाइनल ईयर में मैं था तो मेरा अक्टूबर के आसपास तक मेरा ओवरऑल सिलेबस ख़त्म हो गया था। फिर मैंने ऐसा किया कि पहले पीछे से इलेक्ट्रिकल के, क्योंकि मैं ईसी से बिलोंग करता हूँ, स्टिल ईसी और इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो मैंने ईसी के इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर थे रिवर्स ऑर्डर में 2010, 11, 12 ऐसे करके फिर मैंने सॉल्व किए। उसके बाद फिर मैं ईसी पे शिफ्ट हो गया। ये मैंने पूरी आप ऐसे काउंट करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 मंथ्स मैंने कुछ नहीं, कोई शीट, कुछ नथिंग, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे, और टेस्ट सीरीज़ में भी सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने प्रीवियस ईयर पे किया। और जो लास्ट का टाइम बचा, जो 15-20 डेज़ बचे, उसमें मैंने, आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में कि 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि एक तो कॉन्सेप्ट लर्निंग का नीचे है कि सपोज जैसे आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो नीचे उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए वो पूरा थ्योरी सेक्शन दे रखा है। दूसरी चीज़, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपसे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो आपने उस टेस्ट के ड्यूरेशन में आपने स्किप कर दिए थे, तो बस मैंने वही किया, जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे और जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए थे इन ड्यूरेशन ऑफ दैट टेस्ट, तो वो दोनों क्वेश्चंस मैंने रेक्टिफाई किए, रेक्टिफायर लगाया और अप्लाई किया, और फिर वहाँ से क्वेश्चंस, तो लास्ट के 15 to 20 डेज़ मैंने यही किया। ओके, तो देखिए असल में क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ ये सोचता है कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ाई कर ली है, पहली बात तो वो टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, तो टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। फिर टेस्ट सीरीज़ सिर्फ ये नहीं कि टेस्ट जाके दे देना, टेस्ट सीरीज से अपने आप में इंप्रूवमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हाँ बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, खत्म, ऐसा नहीं। जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हों, आपको अपनी मिस्टेक्स चेक करनी है, क्योंकि आप हर टेस्ट को ऐसा सोच के दो कि आप बिल्कुल गेट के एग्जाम में बैठे हुए हो और उस एग्जाम की उस टेस्ट की उतनी वैल्यू करो जितनी आप गेट की वैल्यू करने वाले हो, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। तो तभी इंप्रूवमेंट अगर हम देखें तो टेस्ट सीरीज के बिना तो संभव नहीं है। तो 3 चीज़ें तो होती हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके बाद रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज। तो इससे फिर जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर रिजल्ट आता है, जैसे सुधांशु का रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो सुधांशु फिर अभी आगे क्या प्लान है? 56 आपकी रैंक है, तो अभी क्या है सर आगे? तो सर अभी मैं हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहा था कि एमटेक करना है, और एक प्लान मेरे बैकग्राउंड में, मतलब मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जा सकता हूँ। तो अभी मैंने ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है, अभी आई नीड टू रिसर्च ऑन टू इट, और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे हायर स्टडीज़ में जाना है, एमटेक में जाना है या इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो अगर आप भी सुधांशु जैसे टॉप 100 रैंक लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए गेट सुपर कोचिंग के साथ। थैंक यू।